हाँ जी बच्चों, नीट पास आ रहा है, दिल की धड़कनें थोड़ी थोड़ी तो बढ़ने लगी होंगी। तो मैंने सोचा थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, जिससे दिल की धड़कनें भी शांत हो जाएंगी। और बातें कर ही रहे हैं तो आई थिंक बातें बीच बीच में होती रहेंगी। हम थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे पास ये एक T3 कोड लास्ट ईयर के नीट पेपर का है। तो मैं सोच रही थी छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस में आपके साथ कुछ क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूं। एक्चुअली क्वेश्चंस शायद आपको पता भी होंगे, आप सबके पास होगा नीट 2024 का पेपर। तो एक्चुअली पर्पस सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करना नहीं है, पर्पस ये है कि हर क्वेश्चन के पीछे की थॉट को डिस्कस करना है, हर क्वेश्चन के पीछे की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करना है, और ये डिस्कस करना है कि ये क्वेश्चन जो है वो किस तरह से ग्रेड किया जा सकता है। इजी है, वेरी इजी है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर कर रहा है या क्या रिक्वायर कर रहा है। तो एक्चुअली सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन इज़ नॉट माई मोटिव इज़ टू गिव यू अ थॉट प्रोसेस टू सॉल्व द MCQs व्हेन यू आर सिटिंग इन द एग्ज़ाम। तो अब आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे सबसे पहले जाकर क्या करेंगे? पिछले वीडियो से आपको याद होगा कि सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन पेपर राइट फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड पढ़ना ही है। अब आप कहें कि मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, मुझे पैनिक हो जाता है क्वेश्चन देखकर, तो इसके लिए हमें और इलाज ढूंढने पड़ेंगे। जैसे कि आप बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हो। बॉक्स ब्रीदिंग का मतलब इनहेल टू द काउंट ऑफ 4, होल्ड टू द काउंट ऑफ 4 एंड एक्सेल टू द काउंट ऑफ 4, देन होल्ड फॉर अ काउंट ऑफ 4। तो 4 4 4 4 स्क्वायर बन गया ना, बॉक्स बन गया। तो बॉक्स ब्रीदिंग करनी है, टाइम वेस्ट नहीं होगा। डोंट गेट दैट इनटू योर माइंड। आप 1 मिनट के लिए भी ये कर लेंगे ना, तो आपके आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे मिनट सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपकी एंग्जाइटी आपके कंट्रोल में होगी, वैसे ही हम बेटर पेपर की तरफ मूव कर सकते हैं। तो T3 पेपर है मेरे पास, मैं फ्लैश कर रही हूँ स्क्रीन पे। आप क्वेश्चन भी देखिए और क्वेश्चन की साइकोलॉजी को समझिए साथ साथ, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ABCDE। अब जिस भी बच्चे का मेरे पास पेपर है, चलो उसको कोई नाम दे देते हैं, काकू चलेगा? ठीक है, तो काकू ने क्या किया है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई है कि शुरू में ही उसने क्रॉस एंड टिक्स लगाने शुरू कर दिए। अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो उसके आगे क्रॉस लगा दिया, और कोई ऑप्शन उसको सही लग रहा है तो उसने टिक लगा दिया है। अब ये वाला क्वेश्चन को मैं ग्रेड कैसे करूँगी? लेट मी ग्रेड इट एज वेरी वेरी इजी, क्योंकि ये एग्जैक्टली स्ट्रेट अवे फ्रॉम NCERT लिया गया है। अगर आपको देखना है तो पेज नंबर 13 12th की NCERT खोल लो, और उसमें जो पैराग्राफ में हाइड्रोफाइट्स के ऊपर लिखा गया है उसमें ये बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि अब एक्चुअली इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है जो एक्चुअली इनकरेक्ट है, तो वो इनकरेक्ट वाला जो ऑप्शन है वो डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, वो आपकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग को इन्वॉल्व करेगा। है आसानी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ज़रूर इन्वॉल्व करेगा। कैसे इन्वॉल्व करेगा? लेट्स रीड द ऑप्शंस। द फ्लावर्स ऑफ वेलेस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। तो ये डायरेक्टली ये स्टेटमेंट नहीं दी हुई है, बट आपने जो बाकी टाइप्स की पॉलिनेशन पढ़ी है तो उसमें तो क्लियरली बताया हुआ है कि नेक्टर और कलरफुल फ्लावर्स वाले जो प्लांट्स होते हैं वो जनरली इंसेक्ट्स से या किसी बायोटिक एजेंट से पॉलिनेट होते हैं। तो सिंस ये अगर वाटर से पॉलिनेट हो रहा है, तो ये तो आपको पता ही है कि वो वाटर से होता है, तो वाटर से हो रहा है तो ऑब्वियसली वो वाले कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें नहीं होंगे। बट लेट्स बी सेफ, लेट्स रीड ऑल द ऑप्शन। ऐसा नहीं कि आपने इसी को करेक्ट मार्क कर दिया या इनकरेक्ट मार्क कर दिया, और अब वैसे भी कि आपको करेक्ट मार्क करना है तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। द फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। बिल्कुल डायरेक्ट स्टेटमेंट है NCERT का। इन मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। यस, किससे प्रोटेक्ट होते हैं? म्यूसिलेजन इज कवरिंग। लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ आप देख सकते हो। पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक। पर कौन से वाले? यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये लॉन्ग एंड रिबन लाइक पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ये सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स के होते हैं, जो कि हाइपोहाइड्रोफिली करते हैं, मतलब पॉलिनेशन अंडर वाटर करते हैं। उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जोस्टेरा है। ये भी एग्जैक्टली डायरेक्टली नहीं दिया NCERT में, बट दो और दो मिलाकर 4 करने वाला जो है वही आगे जाके सक्सेसफुल होता है, तो वो हम करेंगे, राइट। अब इन सम हाइड्रोफाइट्स
द पॉलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर, ये भी करेक्ट दिया हुआ है एंड दिस इज अगेन करेक्ट फॉर द सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। तो अब आपने देखा बी सी डी ई तो बिल्कुल डायरेक्ट स्टेटमेंट्स है एनसीईआरटी की, तो खेल यही है बच्चों की, एनसीईआरटी की एक एक स्टेटमेंट जो है वो हमारे टिप्स पर होनी चाहिए, तभी हम अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट में। अभी आप आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करते जाओगे ना, आपको ये पता लगेगा कि कितना ज़्यादा परसेंटेज एनसीईआरटी की स्टेटमेंट से आता है ना। तो घबराने की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट मैपिंग कर लो थोड़ी सी, है ना, और उस कॉन्सेप्ट मैप के साथ साथ अपने जो स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी के उनको आप याद रखो। तो इसलिए इसमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बी सी डी ई हो गए, क्योंकि फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। नेक्टर तो किसी को अट्रैक्ट करने के लिए बनाएगा ना प्लांट, पानी को तो अट्रैक्ट करना है नहीं, है ना। सो 2 और 2 4 कर सकते हैं हम इकट्ठे, ठीक है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला आपकी स्क्रीन पर 102। This type of conservation which the threatened species are taken out from their natural habitat and placed in special setting where they can be protected and given special care is called। अब देखो, अब आपने ये एज अ डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ा है एनसीईआरटी में, पेज नंबर 225, 12th की एनसीईआरटी खोल लीजिए। कंजर्वेशन XC2 कंजर्वेशन में जो पहला स्टेटमेंट लिखा है वो यही लिखा हुआ है ना। जो इसका इस क्वेश्चन का जो स्टेम है या जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट है जो एनसीईआरटी में है, तो बिल्कुल डायरेक्टली लिफ्ट किया गया है। एट द सेम टाइम अब आपको अगर ये याद भी है कि ये यहाँ पर लिखा है, तो आपकी साइकोलॉजी क्या होगी कि आप ऑप्शंस में ढूंढ रहे होगे XC2 कंजर्वेशन को, और वो आपको दिखेगा नहीं। तो यही थोड़ी सी ट्रिकरी करी गई है, थोड़ा सा ट्रिक किया गया है, बट क्वेश्चन बहुत ईजी है। आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में, घबराहट में कि XC2 नहीं है, हो सकता है मुझे गलत याद हो, ये InC2 का ही होगा, तो ये InC2 मार्क कर देता हूँ, है ना, या कर देती हूँ। तो ये गलती नहीं करनी है। कभी कभी आंसर बहुत डायरेक्ट ना हो के आंसर इनडायरेक्ट होता है। यहाँ पर स्टेटमेंट डायरेक्ट है लेकिन आंसर इनडायरेक्ट है। तो आंसर यहाँ XC2 नहीं है, तो फिर XC2 से ज़्यादा, जैसे नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में दोनों आ जाते हैं, XC2 भी और InC2 भी, तो वो उसका तो पार्ट हो ही जाएगा एज अ ब्रॉडर ऑप्शन, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऐसा एरिया जहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही है और साथ में इन्वायरमेंट भी कंजर्व हो रहा है। तो ये किस में होता है? अगर ये ऑप्शन मार्क करना आता तो वो किस स्टेटमेंट के लिए आता? फिर वो उसमें होता बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन विद द हेल्प ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। अगर बायोस्फीयर रिजर्व्स की हम बात कर रहे होते तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आंसर हो सकता था। अब सेमी कंजर्वेटिव मेथड तो जो है वो आपको पता है कि डीएनए की रेप्लिकेशन में पढ़ा है आपने, यहाँ तो कोई ऐसा मेथड होता नहीं है कंजर्वेशन में, ठीक है ना। तो कैसे ग्रेड करूँ मैं इसको, बताओ, अब आप बताओ। नाउ दिस इज अगेन अ इजी क्वेश्चन, स्टेटमेंट इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, बट थोड़ी सी ट्रिक होने की वजह से ये स्लाइटली ट्रिकी स्टेटमेंट हो गया है, बट दिमाग कूल रखेंगे तो बहुत आसान है करना, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बाय मैलोनेट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एंजाइम एक्टिवेशन, कोफैक्टर इनहिबिशन या फीडबैक इनहिबिशन। तो ये तो बहुत डायरेक्ट और बहुत ही इजी है, मतलब इसमें तो कोई ट्रिक भी यूज़ नहीं है, कोई इनडायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, कोई 2 और 2 मिला के 4 नहीं करना है, एज इट इज़ पेज नंबर 117 11th की एनसीईआरटी पे ये दिया हुआ है। और इसमें अगर मैं होती तो शायद एक और डाल सकती थी, या इसी से एक और क्वेश्चन बना सकती थी कि ये सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का मैलोनेट से जो इनहिबिशन होता है उसका यूज़ कहाँ होता है? उसका यूज़ इकोनॉमिकली होता है बैक्टीरियल पैथोजेंस को रोकने के लिए, ठीक है ना। सो ये एक अच्छा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और बाकी के तो जो चॉइसेस हैं वो एक्चुअली बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं एक्चुअली, है ना। तो लेट्स जस्ट मूव अहेड, है ना। तो 104 पे चलते हैं। अब ये देखो, ये एक डायग्राम टाइप का है। अब इसमें तो छोटी सी ट्रिक इन्वॉल्व हो सकती है, हालांकि ये फेयरली डायरेक्ट है, आपको पता है कि ये वाला हमारा 12th की एनसीईआरटी के पेज नंबर 21 से लिया हुआ है, इसको तो मैं वेरी वेरी इजी कहूँगी। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है आई फॉर डिटेल।
इसमें कंफ्यूजन कहाँ हो सकती थी, या हो सकता है किसी को हुई हो, काकू को तो नहीं हुई है, काकू ने तो ठीक मार्क किया है इसमें, ठीक है। तो अब इसमें आप देखिए थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि जब प्रिंट होकर आता है ना क्वेश्चन पेपर, तो उसमें बहुत क्लियर नहीं होते कई बारी डायग्राम्स, जो कि इस केस में भी है ही। बट अगेन अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी है, डायग्राम्स को ढंग से किया है और उनके लेबलिंग्स को अच्छे से किया है, तो फिर यहाँ कंफ्यूजन इस डायग्राम में तो नहीं पॉसिबल है। तो देखते हैं जो ए एंड बी ऑप्शंस हैं वो तो ऑब्वियसली प्लूम्यूल साइड की हैं। तो एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि 2 एरोज जो हैं, जो 2 कवरिंग्स दिखाई गई हैं, जो इसमें बी ऑप्शन है वो प्लूम्यूल के लिए है। आउटर कवरिंग इज योर कोलियोप्टाइल। अच्छा, जो ये नीचे एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में 2 एरोज है ना। तो जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है वो रेडिकल है और जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है वो कोलियोराइजा है। फॉर्चुनेटली इस डायग्राम में उन्होंने 2 एरोज की जगह एक ही एरो दिया है, और आंसर में भी जो है आपसे यही पूछा है कि कौन सा पार्ट रूट बनाएगा, तो इसलिए यहाँ पर नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है कि डी ही मार्क करना है। बट कंफ्यूजन हो सकती थी, अगर डी के साथ एक और एरो होता तो फिर आपको ज़रा ध्यान से देखना पड़ता मैग्नीफाइंग ग्लास से, अगर वो अलाउड है तो कि एरो जा कहाँ रहा है। अंदर वाले स्ट्रक्चर पे जा रहा है तो कोलियोराइजा नहीं है, कोलियोराइजा बाहर वाला है, और अंदर वाला है तो रेडिकल है, ठीक है। तो प्लीज़ इससे क्या आपको सीख मिल रही है कि जो डायग्राम्स होते हैं उनको बहुत 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 ध्यान से पढ़ो। डायग्राम्स को कभी ये सोच के मत छोड़ो अरे ये तो डायग्राम है, चलो ये तो मैं बना ही लूँगा, या इससे तो मैं कर ही लूँगा, ये तो ईजी होता है। एक्चुअली डायग्राम का एक एक लेबल, एक एक एरो देखो ध्यान से, और साथ में नीचे का लीजेंड भी, कि उसके नीचे डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है उसका, जो डायग्राम का है, उसमें से भी कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 105 क्या बोल रहा है हमको, बुलिफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब अगेन दिस इज़ अ वेरी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। एक्चुअली इतने डायरेक्ट क्वेश्चन देख देख के ना मुझे तो थोड़ा कभी कभी शक सा होने लगता है कि इतने ईजी पेपर्स कैसे बनाने लग गए हैं, है ना। बट प्रॉब्ली दैट्स द रीज़न वाई कि अब तो सबके परफेक्ट स्कोर्स आने लग गए हैं। पहले हमारे टाइम पर तो परफेक्ट स्कोर मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। एनीवेज जो भी है सबके लिए सिमिलर है। आप लोगों के लिए कंपटीशन जो है वो एज इट इज़ है, जैसा हमारे लिए था, तो कम स्कोर के साथ भी उतना ही कंपटीशन था और ज़्यादा स्कोर्स के साथ भी उतना ही कंपटीशन था। तो इस वजह से आप जो है इसको एक पॉजिटिव वे में लेके, स्ट्राइड में लेके आगे चलिए। कि क्वेश्चन नंबर 105 बहुत डायरेक्ट है। आप 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 77 पे पढ़ लो। अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा था पैराग्राफ, तब तो फिर दिक्कत ही है ना। ध्यान से पढ़िएगा ना पैराग्राफ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बुलिफॉर्म सेल्स जो है उसका ना सिर्फ ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इसमें इनवर्ट कर्लिंग हो जाती है, और उससे ये भी बताया हुआ है कि क्यों ऐसा होता है। ऐसा करने से ट्रांसपिरेशनल लॉस ऑफ वाटर कम होता है ना। तो इसलिए ये एक इनवर्ट कर्लिंग होती है। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अब देख ही रहे हैं ये क्वेश्चन, तो लगे हाथ सारी चीज़ें देख लीजिए, है ना। कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सा अपनी थॉट प्रोसेस को एक्सपैंड करने में, अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करने में कोई बुराई नहीं होती। तो ये यू होते कहाँ हैं प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होते हैं अपर साइड पे। अपर साइड को क्या बोला जाता है, एड एक्सियल साइड, है ना, एड एक्सियल साइड। और किसमें, मोनोकॉटिलीव्स में, वो तो बताया ही हुआ है ना। तो ऑब्वियसली ये एपिडर्मिस में प्रेजेंट है, इसलिए फोटोसिंथेसिस में या स्टोरेज ऑफ शुगर्स में या सॉल्ट स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करने में इनका कोई खास रोल नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 106 आपकी स्क्रीन पे है, साथ साथ पढ़ो मेरे। Which of the following are required for the dark reaction of photosynthesis? अगेन बहुत ही डायरेक्ट है, बहुत ही डायरेक्ट है। पेज नंबर 142 खोल लो, उसमें ये बताया हुआ है कि जो डार्क रिएक्शन है वो डिपेंड करती है ATP पे और NADPH पे। उसके साथ आगे ये लिखा हुआ है बिसाइड्स CO2 एंड H2O, है ना। तो 4 चीज़ें हो गई ना, ATP, NADPH, CO2 एंड H2O। लेकिन लगता है काकू ने ध्यान से नहीं पढ़ा था, काकू ने ध्यान से नहीं पढ़ा, उसने सिर्फ D और E मार्क कर दिया। जल्दबाजी का काम है ये, सिर्फ जल्दबाजी का काम है। हो सकता है पढ़ा भी हुआ हो, और एक्चुअली देखा जाए तो अगर एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं भी याद आ रही है तो, और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो इतना तो हमें अंडरस्टैंडिंग से ही पता है कि डार्क रिएक्शन में CO2 की फिक्सेशन होती है बाय यूजिंग द हाइड्रोजन्स फ्रॉम NADPH एंड एनर्जी
फ्रॉम ATP, है कि नहीं? तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की बात है, तो पढ़ लेना इस वाले टॉपिक को भी दोबारा से एक बार कि पेज नंबर मैंने जैसे बताया 142। काकू ने नहीं पढ़ा, आप ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है? तो 107 आपकी स्क्रीन पर, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफैसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल्स इज एन एग्जांपल ऑफ। अरे भाई कितना डायरेक्ट, इससे ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन तो कोई आ ही नहीं सकता है। काकू ने ठीक से पढ़ाई नहीं करी है, एटलीस्ट ढंग से क्लियर करने वाली पढ़ाई तो नहीं है ये एग्ज़ाम को ना। कहाँ दिया हुआ है? 107 क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है 11th की NCERT पेज नंबर 172 में, है ना। तो इतना इजी क्वेश्चन है, इतना डायरेक्ट, सब कुछ एज इट इज़ दिया हुआ है, वही एग्जाम्पल NCERT में दिया हुआ है, तो गलत करने का तो कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए 1 या डी डिफ्रेंसिएशन। देखो डिफ्रेंसिएशन का क्या मतलब होता है? जब पहली बार डिवाइडिंग सेल्स स्पेशलाइज हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं, तो उनको बोला जाता है डिफ्रेंसिएशन हो गया। जैसे कि एम्ब्रियोनल मेरिस्टम है या प्राइमरी मेरिस्टम्स होते हैं, वो डिफ्रेंशिएट करके प्राइमरी जाइलम बना लेंगे या प्राइमरी फ्लोएम बना लेंगे या फिर एपिडर्मिस बना लेंगे, कॉर्टेक्स बना लेंगे। तो ये होती है डिफ्रेंसिएशन पहली बारी। अब एक बार डिफ्रेंशिएट हुए सेल्स अगर वापस डिवाइडिंग हो जाएंगे, मतलब अपनी स्पेशलाइजेशन लूज कर देंगे और फिर से डिवाइड करने लग जाएंगे, है ना। यू रिमेंबर द Q0 स्टेज, वही वाला, है ना। तो इस केस को क्या कहेंगे? डी डिफ्रेंशिएशन। मतलब डिफ्रेंशिएशन करी थी लेकिन अब वापस डिवाइड होने लग गए, तो फिर डी डिफ्रेंशिएशन हो गई है। तो ऐसा कब होता है? जब जैसे ऐसा बताया हुआ है कि इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बनता है फ्रॉम फुली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा सेल्स तो परमानेंट सेल्स हैं, तो जब वो डिवाइड करना स्टॉप कर चुके थे, परमानेंट हो चुके थे, लेकिन फिर से उन्होंने वापस डिवाइड करना शुरू कर दिया और वो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बन गए। इसलिए इंटरफैसिकुलर कैम्बियम को सेकेंडरी कैम्बियम कहते हैं, जो डी डिफ्रेंसिएशन से बनता है, ठीक है। तो री डिफ्रेंसिएशन का तो मतलब क्या हुआ फिर कि जो सेकेंडरी कैम्बियम बना है डी डिफ्रेंसिएशन से, वो वापस से फिर स्पेशलाइज हो जाए, दूसरी बार स्पेशलाइजेशन हो जाए, तो होती है रीडिफ्रेंशिएशन। अब इससे कौन से टिश्यूज बनते हैं? ये क्वेश्चन इस चैप्टर में, इस पैराग्राफ में आपसे पूछा गया NCERT में, बट इसका आंसर दिया भी हुआ है कहीं और एनाटॉमी वाले चैप्टर में। जो रीडिफ्रेंशिएशन से बनते हैं वो होते हैं सेकेंडरी टिश्यूज, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज। कौन से वाले? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रेज, ठीक है ना। तो ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ो, जल्दबाजी में पढ़ने का बहुत बड़ा नुकसान ही होता है। अगर आपने क्लैरिफाई नहीं किया माइंड में, आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो प्लीज़ उसको थोड़ा कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू अपने दिमाग में पक्का कर लो, ठीक है। और दिक्कत आ रही है तो बायोएस आ जाओ, बायोएस सेक्टर 17, वहाँ पर हम हैं आपकी हेल्प करने के लिए। वी विल प्रोवाइड यू विद द कॉन्सेप्ट मैप्स ऑल्सो, ठीक है। 108 Hind2 always cuts DNA molecules at a particular point called recognition sequence and it contains of। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा NCERT के बाहर का क्वेश्चन है। Hind2 को तो आप जानते हो, Hind2 के बारे में बताया हुआ है आपकी NCERT में ही, बट उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस नहीं बताया गया। ये बताया गया है कि ये फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू बी आइसोलेटेड था और आइसोलेट होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से, ठीक है। और एक्चुअली जो जिस एंजाइम की रिकॉग्निशन सीक्वेंस दी हुई है NCERT में नेक्स्ट पेज पे, वो है ECOR1, बट Hind2 की नहीं दी हुई है, तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा स्टडी रिक्वायर करता है। ये अगर आपने NCERT के बाहर का नहीं पढ़ा तो आपको नहीं आएगा। मैं आपके सामने फ्लैश कर रही हूँ स्क्रीन पे एक टेबल जिसमें कुछ रिकॉग्निशन सीक्वेंस दिए गए हैं और सम स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नोट करना चाहो तो कर लो, ठीक है। बट देखिए 8 क्वेश्चन में से एक ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आया है जो NCERT में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और इसका होता क्या है? ये है 5' GTY RAC 3'। तो ये Y और R क्या है? GT तो पता है आपको, है ना, गुआनिन, थाइमिन एक्सेट्रा। तो Y इज यूज्ड फॉर एनी pyrimidine एंड R इज यूज्ड फॉर एनी प्यूरिन, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से लर्न कर लो
और ये 6 का है। हालांकि अब ये पूछ लिया है कि 6 बेस पेयर्स का होता है, तो शायद कभी ये भी पूछ लें कि होता क्या है रिकॉग्निशन सीक्वेंस, तो याद करने में भलाई है। ठीक है, 109 देखो, tropical regions show greatest level of species richness because tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years. अब एक्चुअली आप देखो ना, तो पहला ऑप्शन एज इट इज एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कौन से पेज पे दिया हुआ है, 219 पेज पे खोल लो जल्दी से और देखो, तो पूरा एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट है। देन ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स आर मोर सीजनल। अब ये भी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है ना, बट मोर सीजनल की जगह क्या दिया हुआ है, लेस सीजनल दिया हुआ है, तो ये इनकरेक्ट है, तो आपको इसको इनकरेक्टली मार्क करना है जी। तो काकू जी ने फिर से यहाँ गलती करी, अपनी एनसीईआरटी ना पढ़ के कितना बड़ा ब्लंडर होता है, देखिए ना, क्या बोलूँ ना। कांस्टेंट एनवायरनमेंट्स प्रमोट, नहीं उससे पहले सी देख लेते हैं, मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स। ये तो अगर आपने एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी होगी तो भी पता होगा आपको कि सोलर एनर्जी अवेलेबल है ज़्यादा ट्रॉपिक्स में, और ये खैर रीज़न भी है, ये भी इट मेक्स सेंस। वाई? बिकॉज मोर सोलर एनर्जी मीन्स मोर फोटोसिंथेसिस मीन्स एनर्जी का राशन ज़्यादा है, एनर्जी का राशन ज़्यादा है तो स्पेसिएशन की भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है ना, ठीक है, तो इन अदर वर्ड ये कह सकते हैं, अगर रोटी खाने के लिए बहुत हो, अच्छे से हो, मतलब रोटी की चिंता ना हो इंसान को, तो वो काफ़ी डाइवर्सिफाई कर सकता है लाइफ में, है ना। ऐसे ही अगर स्पीशीज़ के पास एनर्जी के राशन ज़्यादा रहते हैं तो स्पेसिएशन की और डाइवर्सिफिकेशन की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती हैं, है ना। अब आप कहोगे मैम ये तो डी और ई तो हमें पता नहीं है, ये तो एनसीईआरटी में दिए नहीं हुए। आपकी में नहीं है, एक्चुअली पुरानी एनसीईआरटीज़ में दिए हुए थे ये, बट क्या मैं ये कर सकता हूँ करंट एनसीईआरटी की नॉलेज से, या नहीं कर सकता हूँ? देखो, थोड़ी सी अगर अंडरस्टैंडिंग लगाओगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इसको समझना। कांस्टेंट एनवायरनमेंट्स प्रमोट नीश स्पेशलाइजेशन। आपको अगर घर में बहुत स्टेबिलिटी मिल जाए, मतलब एकदम रेगुलर टाइम पे खाना मिले, रेगुलर टाइम पे आपको सोना मिल जाए, कोई आपको डिस्टर्ब करने नहीं आए, तो आपकी पढ़ाई मच बेटर होगी, है ना। आप ज़्यादा पढ़ पाओगे, ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे, है ना। तो अगर हम सिमिलर लॉजिक लगाते हैं, हालांकि एनालॉजी ही है, बट एनालॉजी भी हमें बहुत इंटेलिजेंट वे में ही लगानी होती है, बट सोच के देखिए, कांस्टेंट एनवायरनमेंट अगर होगा तो निश स्पेशलाइजेशंस बढ़ेंगी। निश की स्पेशलाइजेशंस बढ़ना, निश क्या होता है, द वेरियस फंक्शनल रोल्स। तो जैसे जैसे जो हैबिटेट है वो कॉन्स्टेंसी की तरफ जाता है और बहुत टाइम तक अनडिस्टर्ब्ड रहता है, तो उससे क्या होता है कि फैलावा बढ़ता है। अरे ये तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है एक्चुअली। आप देख लीजिए, पास्ट में भी जो सिविलाइजेशंस अनडिस्टर्ब्ड रही हैं, उनका कल्चर, उनका आर्ट्स, उनके फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, वो बहुत अच्छे से विस्तारित हुए हैं, है ना। सिमिलरली अगर नेचुरल हैबिटेट्स भी अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं, तो आप देखेंगे कि निशेस बहुत सारे फैल जाते हैं, बहुत तरह तरह के निशेस बन जाते हैं, नए तरह तरह के पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं स्पीशीज़ के लिए भी सर्वाइव करने के लिए। तो ये तो देखिए बाय लॉजिक भी सही लग रहा है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी लगाएंगे तो। एंड ई भी इससे काफ़ी रिलेटेड है कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स आर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। ये तो एक्चुअली ए वाला ऑप्शन को देखें ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है ना। एक्चुअली ए और बी, जो बी अगर करेक्ट होता तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ऑप्शन ई तो खुद ही निकल आएगा। थोड़ी थिंकिंग रिक्वायर्ड है यहाँ पर, है ना। और इसीलिए ना नीट में वही व्यक्ति ज़्यादा अच्छा स्कोर करता है जो अपना माइंड को स्टेबल रख पाता है। ठीक है ना। अब माइंड को स्टेबल कैसे रखना है, बहुत सारे हैं हम लोग, बहुत सारे लोग हैं हम में से जिनका माइंड स्टेबल नहीं रह पाता है, जो कि एग्ज़ाम का पेपर देखकर पैनिक कर जाते हैं, और अक्सर एग्ज़ाम देने के बाद ये सोचते हैं कि अगर मेरा माइंड थोड़ा मेरा साथ देता ना, मैं पैनिक नहीं करती, तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेती या कर लेता, है ना। बट अब क्या करें, ऐसा है तो है, अब क्या करें। या तो हम इसके बारे में रो सकते हैं कि मेरा दिमाग ऐसा क्यों नहीं है, मेरा माइंड क्यों इतनी जल्दी अपसेट हो जाता है, एंग्शियस हो जाता है। और दूसरा तरीका ये है कि तरीके ढूंढें हम कि किस तरीके से हम अपने माइंड को स्टेबल रख सकते हैं, बिकॉज वी हैव नो वन एल्स टू ब्लेम एंड डिपेंड ऑन बट आवरसेल्व्स। बट एक है,
Yes, I will talk to you about it after this 110th question. So what is the 110th question? Which one of the following is not a criterion for classification of fungi? भाई ये तो ना डिस्कस करने लायक भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो एकदम एग्जैक्टली लिफ्ट आउट किया गया स्टेटमेंट और इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और अगर मान लो आपको नहीं भी याद आ रहा है ये कहाँ लिखा था, तो भी आप सोचिए ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको कम से कम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर तो याद होगा ना, उसमें तो आपने पढ़ा ही हुआ है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो विटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यूज़ कर लिया, तो वो तो वही यूज़ हो गया ना क्राइटेरिया। इसका मतलब फंजाई में तो सब में ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिमिलर होता है, तो फंजाई को आगे अगर क्लासेस में डिवाइड करना है तो फिर वही वाला क्राइटेरियन कैसे यूज़ हो सकता है ना। तो ठीक है, आज इस वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आगे मैं क्या चाहते हो, आगे इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखें, और एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ और प्रपोज कर सकती हूँ कि हम लाइव भी कर सकते हैं और आपके डाउट्स भी ले सकते हैं। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं ना, तो आप जल्दी से मुझे चैट में लिख के बताइए और सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आई नीड अ मिनिमम ऑफ 50 सब्सक्राइबर्स टू स्टार्ट गोइंग लाइव टू हेल्प यू ऑल। ठीक है, अभी स्टार्ट किया है मैंने चैनल, तो कुछ एक बेसिक सब्सक्राइबर लेवल बिल्डअप होना ज़रूरी होता है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मैं आपको और भी बहुत तरीक़ों से हेल्प कर सकती हूँ। यू कैन कम्युनिकेट टू मी थ्रू द चैट बॉक्स, आई विल कीप चेकिंग एंड कीप टेकिंग योर डाउट्स। कोई डाउट्स हैं तो वो भी डाल दीजिएगा, है ना। और अब लास्ट फाइनल चीज़ जो मैं आपको बोल रही थी कि आप किसी और पर डिपेंड नहीं कर सकते सिवाय योर सेल्फ। यू हैव टू मेक एफर्ट्स फॉर योर सेल्फ। आपकी जो कमज़ोरियाँ हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका ब्लेम थ्रोइंग किसी और पर नहीं करना है। If this is how we are born with, it is our karma. But who says that we cannot change it? To some extent, yes, we can. और उसके लिए हमें ट्रिक्स ढूंढने पड़ेंगे अपने आप को स्टेबल बनाने के। तो एक ट्रिक मैंने आपको बताई एंग्जाइटी लो करने की, दैट इज़, व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ बॉक्स ब्रीदिंग। इसके अलावा कुछ प्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं जिनके बारे में आपको मैं बताऊंगी नेक्स्ट टाइम। ब्रीदिंग, और भी कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं जो हमारे माइंड को बहुत काम और स्टेबल कर देती हैं। ठीक है, और अब ये वीडियो एंड करने से पहले बच्चों, आई विल जस्ट आस्क यू ऑफ वन थिंग, कि आप अपनी लाइफ में अगर किसी और पर डिपेंड कर सकते हैं तो वो है गॉड। देयर इज समबडी लिविंग विद यू, and there's somebody going with you everywhere that you go, and there's somebody who's observing everything that you're doing and everything that you're thinking. So that person is God who's living in your heart. So if you make a communication with him, then even in those times when nobody else is there with you, he will be there to support you. To say your prayers every day, say your prayers in whatever way your parents have taught you, or in whatever way attracts you, और आप अगर अपने भगवान से एक अच्छा सा कम्युनिकेशन बिल्ड करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको घबराहट कम होगी या नहीं होगी, है ना। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू फॉलो। सिर्फ अपने दम पर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर उस सुप्रीम पर्सन की परमिशन और सपोर्ट हो तो हम बहुत कुछ, शायद सब कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर hearing the video through, and let's get connected very soon in the next video. Thank you. All the best.